हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे प्रे के इस क्रैश कोर्स में। और प्रे के क्रैश कोर्स का मुख्य उद्देश्य यह है कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, कौन कौन से पॉइंट जो आपको ध्यान देना चाहिए वो उसमें कवर हो जाए। इसलिए उद्देश्य से ही चलाया जा रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको शेयर कर रहे हैं। आपको पीडीएफ भी इसकी शेयर कर दी है और उसी के वीडियो को आपको शेयर किया जा रहा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये जो हिस्ट्री का जो है ये लगभग 7वां लेक्चर है और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है। हिस्ट्री के हम 15 लेक्चरों में इसमें खत्म करेंगे, कुछ लेक्चर और भी बीच में बाद में ऐड करते रहेंगे। शुरू में हम 10 से 12 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। श्योर है कि ये आपके प्री के आने वाले क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। क्योंकि प्री मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको किसी भी प्रकार से आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हम आपके द्वारा ये सीरीज आपके लिए चलाई गई है। आपको बिल्कुल एक ही इसमें कॉस्ट देनी है और कॉस्ट है आपकी पढ़ाई, अदरवाइज आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक गाइडेंस मिल जाए, उनको थोड़ा सा पता लग जाए क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से एक महा सीरीज चलाई जा रही है। वह महा सीरीज जिसमें हम हमारी पूरी ओर से आपको एक हॉलिस्टिक तैयारी, एक सिलेबस जो कोचिंग करवाती है एकदम 1.5 लाख रुपये लेकर के हम आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ऑन द हमारे व्यू पे जितना हम पे पॉसिबल हो पा रहा है उसके अंतर्गत आप एनसीईआरटी सीरीज देखोगे, सीसेट सीरीज देखोगे, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के टॉपिक देखेंगे। अभी तक इकोनॉमी हमने कंप्लीट कर दी है, कुछ वीडियो है इकोनॉमी के, एक दो वो कवर कर देंगे। इसके बाद पॉलिटी के लगभग 28 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, कुछ पॉलिटी लेक्चर जो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ज्योग्राफी चल रही है, हिस्ट्री के भी 6-7 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए। इसके अलावा आईआर भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो बहुत सारे सिलेबस है जो हम आपको कवर कर देंगे एग्जाम से पहले। यहाँ कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट उनको हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन हमारी ओर से आपको पूरी चीज़ें कवर करवाई जा रही है। इस महा सीरीज को आपको फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज करना है। इसके नोट्स भी आपको शेयर कर दिए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसी वीडियो को आप देखें, ये प्री के क्रैश कोर्स से पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चला जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस रिवीजन की श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हुए, अब तक हमने ऐसे पॉलिटी कंप्लीट कर ली जितना हो सका इस सीमित समय के दौरान। उसके बाद हमने इतिहास के कुछ जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास की जितनी भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी ज़्यादा, उनको भी कर लिया। अभी उसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा धर्म सुधार आंदोलन में जा रहे थे, जहाँ पर हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनके बारे में पढ़ा। आगे इम्पोर्टेंट है इसमें मुसलमान धर्म सुधार आंदोलन। तो मुसलमान धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़ आंदोलन है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके जो प्रवर्तक थे वो सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां ने इस आंदोलन के माध्यम से, उसका मानना था कि देखो, अगर इस्लाम धर्मों के, इस्लामी लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी शिक्षा में बदलाव करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा की बात की, ताकि अंग्रेजी शिक्षा लेकर के इनको क्या मिले, ब्रिटिश शासन के अधीन इनको रोजगार मिल सके। इसलिए इन्होंने अपने आंदोलन में अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के सहयोग की बात की। उसका रीज़न ये था, इनका मानना था कि जो 1857 की क्रांति हुई है, इस 1857 की क्रांति में जो बुरे बने हैं वो मुसलमान ज़्यादा बने अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों ने फिर मुसलमानों को टारगेट किया। और सरकारी नौकरियों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो भागीदारी बहुत ही सीमित थी। उसका एक कारण था, इनका शिक्षा का स्तर है वो सही नहीं था। इसलिए इसने अंग्रेजी शिक्षा की बात की और फिर ब्रिटिश सरकार के सहयोग देने की बात की, ताकि इनको क्या हो, इनको ब्रिटिश शासन के अधीन कुछ सरकारी नौकरियां मिल जाएं। इसलिए इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके उन्हें राजभक्त बना करके नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त किया जाए और उनको नौकरियां दिलाई जाए। ये इसका उद्देश्य था। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा की बात करते थे, ये पश्चिमी शिक्षा की बात करते थे। इसका मतलब जो परंपरागत इस्लामी शिक्षा है उसमें सुधार की भी ये बात करते थे। इन्होंने आपको बताया, इसके अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद के जो सहयोगी थे। हालांकि ये चीज़ जाने का, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट आता है ना तो उसमें एक दो नाम और उठा लिए जाते हैं, क्योंकि अब सर सैयद अहमद खान का नाम तो हर कोई जानेगा अलीगढ़ आंदोलन में, लेकिन एक दो नाम ऐसे डाल देंगे जो अपन को याद नहीं रहेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा इनके नामों को देख लेते हैं कि कौन कौन इस आंदोलन से जुड़े हुए। देखो, हम यहाँ आंदोलन पढ़ेंगे या सुधार पढ़ेंगे, उसमें 2-3 चीज़ें आपको देखनी है कि एक तो उसका स्टार्ट कौन किया, दूसरा उसका उद्देश्य क्या था, तीसरा उसकी कौन सा टाइमिंग थी वो, और चौथा आप देख सकते हो कि उसमें कौन कौन से लोग हैं वो जुड़े हुए थे। ये चीज़ आपको आंदोलनों के साथ जोड़नी है। तो इसमें
अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान के सहयोगी में चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन और मोहम्मद सिबली नामानी। देखो, अगर आपको नाम याद हो जाए तो भी ठीक है, अगर नहीं हो तो कम से कम इनको अच्छे से नज़र में रखो, ताकि आपको वहाँ ऑप्शन में देखें तो कुछ हद तक आपको याद आ जाए। एक सवाल आपको देखा होगा, अगर आप सवालों को देखो, मैं सवालों को कहाँ से बताता हूँ, ऐसा कहाँ से आता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के सवाल पढ़े यूपीएससी के और पीसीएस के। तो इसमें लास्ट ईयर के सवाल अगर आप देखोगे तो एक सवाल आता है पर्सनैलिटी का, कि एक फेमस व्यक्तित्व होता है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व होता है, जैसे इसमें जैसे गांधी जी, अम्बेडकर, नेहरू जी, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनके सवाल तो डायरेक्ट पूछते नहीं। और कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके बारे में पूछ लेते हैं, जैसे एक बार यूपीएससी ने लाला लाजपत राय के बारे में पूछा है ना, इसी प्रकार। तो इसलिए एक थोड़ा सा इनका ध्यान रखना आप, कि थोड़ा सा कि कौन कौन है। तो इसमें सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने जैसे अभी थोड़ी देर अगले लास्ट वीडियो में हमने ब्रह्म समाज के अंतर्गत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राय मोहन राय, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ली। ठीक है, इसी प्रकार सर सैयद अहमद खान के बारे में लेते हैं। तो इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ। 1839 में इनको, ध्यान रखना, ये ब्रिटिश शासन के अधीन सरकारी पद पर कार्यरत थे, इसलिए इनका पूरा ये था कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो शिक्षा पा करके ब्रिटिश शासन के अधीन रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन और गुणवत्ता को सुधारें, है ना। तो इसलिए इसने 1839 में, इसने तो खुद ने कर रखा था, कमिश्नरेट थी जो आगरा में है, उसके क्लर्क पर आए। बाद में इसका प्रमोशन होते होते ये न्यायिक सेवा तक पहुंच गए, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय न्यायिक सेवा में थे। और सर सैयद अहमद खान कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्ति रखते थे। इनके प्रयास अगर देखें तो इनकी एक पत्रिका थी बहुत फेमस, उसका नाम था तहजीब अल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, इसमें फारसी भाषा में थी, ये एक पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई थी। दूसरी बात, 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की। ध्यान रखना, एक सवाल यूपीएससी में या पीसीएस में आप देखोगे तो सोसाइटी मतलब जो इंस्टीट्यूट हुई थी आधुनिक भारत के अंतर्गत जितनी भी संस्था हैं उनका निर्माण हुआ, उनके निर्माणकर्ता कौन थे या कब हुई हो, तो वो भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखना है हमें। तो एक तो थी इसके द्वारा पत्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट जाती है क्योंकि पत्रिकाओं के सवाल पूछ लेते हैं। तहजीब उल अखलाक, नाम थोड़ा ध्यान रखना, फारसी में लिखी हुई है। दूसरा, 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। 1864 में ही इन्होंने गाजीपुर, जो यूपी में है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूल भी खोला। इतना ही नहीं, इनकी जो फेमस संस्था है वह 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंट स्कूल की स्थापना की, और यही आगे जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। जो एएमयू है उसकी स्थापना की मेन नींव है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा रखी गई थी, जिसका नाम था मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंट स्कूल, जो 1878 में कॉलेज बन गया और बाद में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विरोध में जब 1885 में, आपको पता है ये कांग्रेस की स्थापना के बहुत विरोधी थे, उसके बिल्कुल समर्थक नहीं थे, और इन्होंने बोला कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, हालांकि इसके विचारों में थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिलेगा। सर सैयद अहमद खान जब अपने प्रारंभिक जीवन में थे 1857 से पहले, तो बहुत ज़्यादा हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इनके विचारों में बदलाव आने लगा, और ये फिर कट्टर, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो इसकी गलती इसमें भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई, तो फिर इसने मुसलमान समर्थन की नीति ज़्यादा मुसलमान समर्थन की जो नीति है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया, और इसका उद्देश्य था कि मुसलमान धर्म में सुधार किया जाए। ये अच्छी बात थी, इनके द्वारा बहुत अच्छा किया गया था, शिक्षा के माध्यम से सुधार की बात बोली गई थी। लेकिन बाद में कांग्रेस के विरोधी हो गए, उसमें कांग्रेस की नीति भी कुछ हद तक जिम्मेदार थी, वो हमारे लिए अभी जानना जरूरी नहीं, क्योंकि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस के विरोध में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जो पैट्रियाटिक सोसाइटी थी, स्थापना अलग की थी, बाद में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की। और प्री मुरीद प्रथा, ये इस्लाम धर्म के अंतर्गत प्रचलित थी, इसको इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त करने का प्रयत्न किया। दास प्रथा को ये इस्लाम धर्म के विरोधी मानते थे, और इन्होंने कुरान पर एक टिक्का लिखी, उसमें कुरान की इन्होंने एक व्याख्या अपने लेवल पर ही की। तो इस तरीके से सर सैयद अहमद खान का भारतीय इतिहास के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इस्लाम धर्म के सुधार में। इसके बाद एक और इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन था अहमदिया आंदोलन, जिसके 1889 में इसकी शुरुआत हुई। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब में
इसकी शुरुआत की, ये ज़िले का ये नाम याद है, ठीक है ना, ये पंजाब में चलाया था इसको सबसे पहले। और यह है उदारवादी सिद्धांत, ध्यान रखना, ये इस्लाम धर्म के अंतर्गत एक बहुत उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित एक धर्म सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि इस्लाम के सच्चे स्वरूप जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो स्थापित किया गया था उसको स्थापित किया जाए। मानव सेवा, सभी धर्मों में सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान करना, उस चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और इन्होंने ही जिहाद का विरोध किया। बोला जिहाद का वास्तविक अर्थ के आधार पर इन्होंने वर्तमान में जो जिहाद चल रहा था उस टाइम तत्कालीन समय में, उसका इनके द्वारा विरोध किया गया था अहमदिया आंदोलन के द्वारा। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इनकी पुस्तक का नाम था बहरीन अहमदिया इनकी पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक में इन्होंने इस अहमदिया आंदोलन के लिए कुछ सिद्धांत दिए थे, जिसमें ये सिद्धांत थे कि उदारवादी सिद्धांतों को फॉलो किया जाए, जिहाद से बचो। इन्होंने बोला कि इस्लाम की जो मूल उद्देश्य है मानव सेवा, सहिष्णुता, उदारवादी सिद्धांत है उनका पालन किया जाए। ऐसे चीज़ों पर इन्होंने अपनी इस पुस्तक में सिद्धांत दिए। बुक का नाम ज़रूर ध्यान रखना, बहरीन अहमदिया, क्योंकि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी रही थी इसलिए। और गुलाम अहमद ने स्वयं को पुनर्जागरण का ध्वजधारी, मसीहा और श्री कृष्ण का अवतार भी बोला। तो श्री कृष्ण का अवतार से आप अनुमान लगा सकते हो कि धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित रखेगा, क्योंकि खुद इस्लाम होते हुए अगर श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दूसरे धर्मों के प्रति भी सम्मान रखता था। वह दूसरे धर्मों के प्रति भी बहुत सम्मान रखता था। तो ये अहमदिया आंदोलन, अब आप देखो अहमदिया जो आंदोलन है, तो इसके बाद देवबंद आंदोलन देखोगे तो देवबंद आंदोलन जो इन दोनों ऊपर के दोनों आंदोलन इनके एकदम विरोधी हो जाता है। देवबंद आंदोलन कहीं ना कहीं रूढ़िवादी इस्लामी विचारधारा वाला था। इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो रशीद अहमद गंगू, इनका नाम याद रह जाए, ये ज़्यादा फेमस है। देवबंद आंदोलन के बारे में बहुत ज़्यादा आता है। तो देवबंद आंदोलन में जो ये मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही ये प्रमुख इस देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और देवबंद आंदोलन पुनर्जागरणवादी, यानी कि ये इस्लाम धर्म के जो उसी को बताएगा, इस्लाम धर्म में सुधार करने बजाय उसमें जो चीज़ थी उसी को बताएगा। तो इन्होंने क्या किया, कुरान और हदीस को शुद्ध, इन्होंने बोला जो शिक्षा है वो शिक्षा की विषय वस्तु कुरान और हदीस होनी चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने जिहाद की भावना को जीवित रखा। यानी कि अब आप अहमदिया आंदोलन के जस्ट अपोजिट इसको बोल सकते हैं। अहमदिया आंदोलन जो जिहाद का उल्लंघन, जिहाद को मानता नहीं था, है ना, वो, जबकि जो देवबंद आंदोलन ये रूढ़िवादी मुस्लिम विचारधारा का था। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ और ये देवबंद जो विद्यालय की जो विचारधारा है उसी से ये आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावित था। देवबंद विद्यालय की जो विचारधारा अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी शिक्षा में पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः वर्जित थी। इन्होंने बोला कि इस्लाम में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति है, ये है इस्लाम के मूल्यों नियमों के विरुद्ध है, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। इन्होंने बोला कि विद्यालय में इस्लाम धर्म की ही शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चों में इस प्रकार की शिक्षा देकर के इस्लाम धर्म का नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार पर इन्होंने बल दिया। यानी कि इस्लामी शिक्षा की बात कर रही थी, जो परंपरागत इनकी शिक्षा थी। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि विद्यार्थियों को सरकारी या सांसारिक जीवन से कोई लेन देन नहीं है। बोला कि सरकारी सेवा क्यों करनी है, उससे अच्छा सेवा है तो ये है कि इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए स्वयं को धार्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित करें और फिर इस्लाम धर्म का प्रसार करें। ये देवबंद विद्यालय का ये था। देवबंद विद्यालय, ध्यान रखना, ये एक तो जो सर सैयद अहमद खान का जो आंदोलन था उसके कट्टर विरोधी थे। और जब सर सैयद अहमद आंदोलन है वो आपको बताया जब कांग्रेस का विरोधी था तो ये कांग्रेस के समर्थन थे। ये कांग्रेस की स्थापना का बहुत अच्छा स्वागत किया इन्होंने। और देवबंद ने सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित संयुक्त भारतीय राजभक्ति सभा और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा, इन दोनों के विरुद्ध इन्होंने फतवा भी जारी किया। मतलब ये उसके बहुत ज़्यादा विरोधी थे देवबंद विद्यालय। तो आपने 3 आंदोलन इस्लाम धर्म में देखा होंगे, इस्लाम धर्म सुधार के अंतर्गत देखे हैं। इसमें अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद अहमद खान द्वारा पश्चिमी शिक्षा इस्लामी धर्म में सुधार, उदारवादी, इसमें समर्थक थे। इसने तहजीब उल अखलाक, इसके अलावा साइंटिफिक सोसाइटी, इसके अलावा इन्होंने गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा, इसके अलावा 1875, ये मैं बार बार इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। इसके बाद अहमदिया आंदोलन है, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था और इसमें आपको पता है ये पंजाब में चलाया गया और उदारवादी सिद्धांतों पर था। तो आप जान सकते हो कि उदारवादी सिद्धांतों पर ये जिहाद को भी नहीं मानेगा, सभी धर्मों में सम्मान के साथ देखेगा। और वही चीज़ है, देवबंद जस्ट एक रूढ़िवादी विचारधारा का था, तो इसको आप देख सकते हो देवबंद जो स्कूल की क्या विचारधारा। इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश शासन प्रणाली जो समाज में सुधार किए उनके भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सती प्रथा,
सती प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में सती प्रथा प्रतिषेध सती प्रथा प्रतिषेध एक्ट 1829 आया और इसके अंतर्गत सती प्रथा है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा राजा राम मोहन राय का। और अकबर और पेशवाओं के टाइम पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, कुछ हद तक इसको सीमित करने की बात की, लेकिन वो टोटली इसको समापन नहीं कर पाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन्होंने भी सती प्रथा को सीमित करने के प्रयत्न किए, लेकिन आखिरकार पूर्णतः इसको 1829 में बंगाल में बंद कर दिया और 1870 में इस ही कानून को बम्बई और मद्रास में लागू कर दिया। इस कानून के अंतर्गत ये बोला गया कि सती प्रथा है वो एक तरह की मानव हत्या है और न्यायालय द्वारा उसको दंड दिया जाएगा अगर किसी ने इस प्रकार का प्रयास किया तो। इसके बाद ठगी प्रथा उस टाइम और चलती थी। ठगी प्रथा इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1830 तक ठगों का दमन की प्रयास की नीति लॉर्ड विलियम बेंटिंग की थी और इसको दमन करने की बात की। इसके बाद शिशुवध है। शिशुवध हत्या को रोकने के लिए गवर्नर जॉन सोर और बेलेजली, विशेषकर पीसीएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पार्ट, क्योंकि पीसीएस में सवाल इसी प्रकार के आते हैं। वो पूछ लेंगे कि शिशुवध को रोकने में मिलाने के लिए आ सकते हैं, यूपीएससी में आ सकते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा सा देख लेना। शिशुवध है, इसमें गवर्नर जनरल जॉन सोर और बेलेजली का योगदान रहा। नरबलि प्रथा को रोकने में लॉर्ड हार्डिंग का योगदान था और 1844-45 में उसने इसको समाप्त किया। दास प्रथा को रोकने में आपको बताया जनरल एलन बरो जो 1843 में इसको समाप्त किया। और विधवा विवाह की अगर बात करें, विधवा पुनर्विवाह की अगर मैं बात करूं तो 4 व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करूं तो इन्होंने विधवा विवाह को मान्यता दिलवाने में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन भी चलाया। और इसके बाद इन्हीं के प्रयासों के बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया और इस अधिनियम के अंदर कहा कि विधवा पुनर्विवाह एक कानूनी विवाह होगा और इसके द्वारा जो संतान जन्म लेगी वो भी कानूनन संतान होगी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें योगदान रहा। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में डी के कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम चलाया था। विधवा आश्रम आपको पता है कि जब किसी का पति मर जाता था तो विधवाओं की, जो हमारी परंपराओं के अनुसार विधवाओं की ज़िंदगी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जाती थी, तो उनको उनके घर से बाहर निकाल करके इस आश्रम में लाया जाता था ताकि उनको एक सम्मानपूर्ण जिंदगी दी जाए। तो इसलिए डी कर्वे ने इस आश्रम की स्थापना की। 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी डी के कर्वे के द्वारा की गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, इसको भी आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कर्वे के द्वारा की गई थी 1906 में। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन में वीरेशलिंगम, ये भी महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत में इसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। वीरेशलिंगम जो था, इन्होंने दक्षिण भारत में जो विधवा पुनर्विवाह इसका समर्थन किया। और विष्णु शास्त्री पंडित है, आपको पता है ये भी बहुत मस्त था, इन्होंने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा का गठन किया। तो जब भी कभी अगर विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आए तो 4 नाम आपको याद होने चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हालांकि सबने समर्थन किया लेकिन चारों ने योगदान दिया। पर्सनली इन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस किया। हालांकि ऐसे तो आपको पता है कि ब्रह्म समाज भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता था, आर्य समाज भी समर्थन करता था, लेकिन आर्य समाज है वो सीमित परिस्थितियों में इसकी अनुमति देता था, जबकि ब्रह्म समाज तो हर परिस्थिति में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देता। 1856 में वही बात है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा अगर हम देखें आगे बाल विवाह को लेकर के, तो बाल विवाह को लेकर के भी बहुत एक्ट है वो ब्रिटिश शासन के दौरान पारित हुए। इसमें पहला एक्ट आया था सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर देखें तो गर्ल्स की जो न्यूनतम उम्र है वो 14 साल और बॉयज़ की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल डिसाइड की कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा और 14 साल से कम उम्र की अगर बच्चे का विवाह हुआ है तो जो उसमें जो बाल विवाह है उसकी सीमित कर दी। और साथ ही इन्होंने बहुपत्नी प्रथा को भी इसी एक्ट के अंतर्गत समाप्त कर दिया। तो सिविल मैरिज एक्ट बहुत फेमस एक्ट था 1872 में। वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस टाइम, उसके समय आया था। इसके बाद सम्मति आयु अधिनियम 1892, कंसेंट एज की बात जो हम करते हैं, इसमें ध्यान रखना, अगर जैसे कोई जो जितनी भी महिलाओं के विरोध में प्रथाएं, जैसे सती प्रथा का नाम आया तो राजा राम मोहन राय का नाम होना चाहिए। जैसे विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गया, तो उसी प्रकार उसी प्रकार बाल विवाह
बाल विवाह को पुरजोर विरोध करने में बहराम जी मालावारी का योगदान बहुत रहा और इन्हीं के प्रयास के बाद सम्मति आयोग एक्ट 1892 को पारित किया गया था। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र है वो डिसाइड करी थी, कम से कम 12 साल होनी चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक ने कुछ कारणों से इसका विरोध भी किया, लेकिन हम उनको नहीं देखेंगे उन कारणों को क्या है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्मति आयोग एक्ट 1892 का एक्ट का उन्होंने विरोध किया। इसका बहुत विश्लेषण करने पर पता लगता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी हमारा फोकस प्री के हिसाब से, तो प्री में ऐसा विश्लेषणात्मक सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद एक शारदा एक्ट है। शारदा एक्ट है, ध्यान रखना, अगर बाल विवाह को रोकने में एक तो बहराम जी मालावारी का हाथ तो ही है, हरविलास शारदा का महत्व बहुत ज़्यादा था। हरविलास शारदा के प्रयासों के बाद शारदा एक्ट 1929 को पारित किया गया था और इसमें 14 और 18 ये हो गई फीमेल की और ये हो गई मेल की, ये न्यूनतम जो आयु है विवाह के लिए निर्धारित की गई और इसी में विवाह को कानूनी, अगर इनसे कम उम्र का विवाह है उसको गैर कानूनी माना जाएगा। और इसके बाद भारत सरकार ने 1978 में इसी शारदा अधिनियम में संशोधन किया और उसके बाद 18 और 21 डिसाइड किया, लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 साल की उम्र है और न्यूनतम होनी चाहिए शादी के लिए, तभी जाकर के शादी के लिए योग्य माने जाएंगे। और हाल फिलहाल सरकार पुनः लड़के और लड़कियों की उम्र को बढ़ाने में, जो शादी के लिए न्यूनतम आयु है उसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है, उस पर भी विचार कर रही है। इसके बाद और ज़्यादा फैक्ट है, इसके बाद इसमें हम आगे और फैक्ट देखें तो ये फैक्टों में देख सकते हैं सर संयम द्वारा, ये आपने मैंने बताई दिया, इनको एक बार देख लेना, इनमें कोई ख़ास चीज़ ऐसी है नहीं। कि प्रथम भारतीय दैनिक जो इंडियन मिरर का संपादक केशव चंद्र सेन थे और स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिसने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। इसके अलावा देखो कृषक और जनजातीय आंदोलन, हालांकि मैं इनको और आगे संक्षिप्त में लेके आऊँगा, लेकिन अब फेमस है उनको एक बार और लेते हैं और मैं एक बार और लेके आऊँगा ताकि आपका रिविजन और अच्छे से हो जाए। तो सन्यासी विद्रोह, देखो अब यहाँ जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, हम इनको देखिए, इसमें आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखनी। एक तो इनका ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी पूछ लेती है सीक्वेंस बताओ, या पीसीएस पूछ लेगा पहले कौन सा हुआ, तो सीक्वेंस आपको ये तो पता होना चाहिए। दूसरा, कारण तो लगभग सबके सेम रहेंगे। किसान आंदोलन के तो आपको पता है एक ही, आपको पता है एक ही, मतलब राजस्व की जो मांग है बहुत ज़्यादा हो जाती है, सूखा पड़ जाती है, रहम नहीं किया जाता, कर वसूलने की जो प्रोविज़न है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, तो इस पर किसान आंदोलन होगा। और जनजातीय आंदोलन में उनके जो सांस्कृतिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करना, उनकी भूमि है उसको अधिग्रहण करना, बहाय लोग हैं उनका प्रवेश हो जाना उनके क्षेत्रों में, ये इनके नॉर्मल जो कारण है वो तो रहेंगे सबके। लेकिन और जो इस विद्रोह में जो कारण होंगे उनको एक बार थोड़ा सा नोटिफाइड करना है। जैसे अगर सन्यासी विद्रोह की बात करूँ तो एक तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि हुआ क्या था। तो बंगाल में हुआ था और इसका विद्रोह करने वाले सन्यासी है वो शंकराचार्य के अनुयायी थे और गिरि संप्रदाय से संबंधित रखते थे। विद्रोह का कारण था तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाना, या तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया, ये मेन कारण था। इसके बाद जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो इसमें कई और लोग शामिल हो गए, जैसे जो किसान है जिनको ज़मीन से बेदखल कर दिया वो भी इसमें शामिल हो गए, जो सिपाही है जो पहले राजा के अधीन काम करते थे अब वो ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए तो उनको भी बहुत रोज़गार खोना पड़ा तो उन्होंने भी, या कोई सत्ता, आपको पता है कि जब इन्होंने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आपको बताया जब इस्तेमारी बंदोबस्त आई तो नए जमींदार आए, तो पुराने जमींदार हैं जो सत्ता उनकी हट गई थी, सत्ता को उनको छीन लिया गया था, वो भी इसमें शामिल हो गए, धार्मिक नेता भी इसमें शामिल हो गए। तो ये और पता होना चाहिए कि इस आंदोलन में शामिल थे कौन कौन। तो किसान भी थे इसमें, कहीं ऐसा आ जाए ना कि इसमें कहीं ना कहीं सन्यासी थे केवल, तो केवल सन्यासी नहीं थे, स्टार्ट जरूर सन्यासियों ने किया था, लेकिन बाद में इसमें किसान, सिपाही, जमींदार और धार्मिक नेता ये भी इसमें शामिल हो चुके थे। जमींदार कौन से? वो पुराने वाले परंपरागत जमींदार, नए जमींदारों को तो उन्होंने अधिकार दे दिए थे और नया जमींदार वर्ग तो आपको पता है किसानों का अंग्रेजों का समर्थक वर्ग बन चुका था। दूसरा, विद्रोह के प्रमुख नेता है इसमें फेमस है देवी चौधरानी और भवानी पाठक, इनका नाम तो आपको याद होना चाहिए। और विद्रोह की जो बात है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास इसमें लिखी है, इसमें स्पष्ट रूप से बताई भी है। और विद्रोह किसके टाइम पर हुआ? बोरिंग हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ और बोरिंग हेस्टिंग्स ने विद्रोह को दबा दिया। काफ़ी लंबे टाइम तक चला, 1763 के लेकर के 1800 ईस्वी तक। तो ये सन्यासी विद्रोह ध्यान रखना। फ़कीर विद्रोह, ये इस्लाम धर्म के कुछ जो इस्लाम धर्म में थे, ये मुख्य रूप से कुछ घुमंतु जो इस्लामी लोग थे उनका विद्रोह था, बंगाल में हुआ था, इतना ध्यान आपको होना चाहिए, 1776-77 के बीच में।
रंगपुर विद्रोह की मैं बात करूँ तो 1783 में, ये भी बंगाल में हुआ, और रीजन वही था, भू राजस्व देना बंद कर दिया गया था विद्रोहियों के द्वारा, तो भू राजस्व की वृद्धि के कारण ये हुआ था। दीवान बेलारंपी, ये दीवान बेलारंपी है, दीवान बेलारंपी विद्रोह है, ये त्रावणकोर के जो शासक थे उसको क्या है कि जब ज़बरदस्ती सहायक संधि इन्होंने थोप दी थी अंग्रेज़ों ने, किस पर। अब सहायक संधि के बारे में बताऊं तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे, 1799 में इसको लेके आए थे। और लॉर्ड अभी थोड़ा सा मैं सहायक संधि के बारे में बताता हूँ, इस पर फोकस कर लेना, फिर हम दीवान बेली विद्रोह पे आएंगे। तो सहायक संधि में सबसे जो चीज़ थी, सहायक संधि के अंतर्गत एक सबसे चीज़ है वो देखने को मिली, वो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले। सहायक संधि में एक तो इसको सहायक संधि लाने का जो श्रेय है, मतलब ब्रिटिश काल के अंतर्गत, हालांकि पहले भी लाई होगी, लेकिन ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो लाए 1799 में इन्होंने शुरुआत की। और इसका एक कारण था, इनके कई कारण थे। पहला एक तो कारण था कि एक तो स्थायित्व प्रदान किया जाए किसको, ब्रिटिश शासन को। दूसरा जो फ्रांसीसी है, आपको पता है इसी टाइम नेपोलियन बहुत आगे बढ़ रहा था, तो ये सोच रहे थे कि नेपोलियन को भारतीय राजा इनके साथ गठबंधन ना कर ले, तो फ्रांसीसी जो गति बढ़ता फ्रांसीसी प्रभाव है उसको भी भारत में सीमित करने के लिए। तीसरा इन्होंने इनका उद्देश्य था कि भारतीय जो शासक है उनको बाहर से और आंतरिक रूप से आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलगाव कर दे, इनको आइसोलेट कर दे, इनको मुख्य रूप से अकेला कर दे। तो इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली इस नीति को लाए थे। इसमें कई प्रोविज़न थे। पहला प्रोविज़न था कि पहली बात, हर देशी रियासतों के बाद वहाँ पर जो इस सहायक संधि को मानेगा उस शासक के वहाँ पर एक तो इनका एक प्रतिनिधि रहेगा, ब्रिटेन का प्रतिनिधि रहेगा वहाँ पर। दूसरा जो मतलब कंपनी का एक आदमी उसके अंदर रहेगा, उसके मतलब दरबार में रहेगा। दूसरा इसकी जो सेना होगी वो सेना है उस पर कंट्रोल ब्रिटिश सरकार रखेगी, लेकिन वो उस पर पूरा मतलब ब्रिटिश सेना उसके अंदर मतलब ब्रिटिश सेना उस राज्य में रहेगी, और उस ब्रिटिश सेना को जो खर्चा है वो मुख्य रूप से उस कंपनी मतलब उस राज्य वो देगा। ध्यान रखना, सेना वफादारी किसके प्रति हो जाएगी, कंपनी के प्रति, जबकि सेना को पैसा कहाँ से मिल रहा था, राजा से। ठीक है। तो और इसने बोला था कि कोई भी राज्य जो इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा, न तो वो भारत के किसी दूसरे राज्य से समझौता कर पाएगा और न ही वो किसी अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे बाहर राज्य से जैसे फ्रांस से या किसी और से वो समझौता नहीं कर पाएगा। इसमें एक विषय यह था कि हाँ, हम जिन जिन देशी रियासतों के साथ एग्रीमेंट करेंगे उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो हालांकि इन्होंने खूब हस्तक्षेप किया, तो इस नीति के कारण कहीं ना कहीं जो इन्होंने भारतीय शासक है या भारतीय राजा है उनकी एक तरह से सारी शक्तियाँ छीन ली, उनसे सेना भी छीन ली, क्योंकि सेना का खर्चा तो देते थे लेकिन सेना वफादार नहीं के पूरे, और उनका एक तरह से इन्होंने पूरी तरह कठपुतली बना दिया। और इस तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली की ये सहायक संधि है, इसको कई राजाओं ने मानने से विरोध कर दिया। तो त्रावणकोर के जो शासक है उसमें जब ज़बरदस्ती इसको थोपा गया तो वहीं के दीवान थे बेलारंपी, इसने एक विद्रोह कर दिया, और ये भी काफ़ी बड़ा विद्रोह रहा त्रावणकोर में। इसके बाद कच्छ विद्रोह, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पागलपंथी विद्रोह को देखो, ये 1813 में 1831 तक चला, बंगाल में था। पागलपंथी एक अर्ध धर्म समुदाय था और ये कर्म टीपू मीर इसके नेतृत्व में थे और ये जमींदारों के विरोध में था। देखो, आंदोलन दो व्यक्तियों के विरोध में होगा, या तो जमींदारों के विरोध में या ब्रिटिश कंपनी के विरोध में। अहोम आंदोलन की बात करें तो असम में था, 1828 से 1833 के बीच में चला। इसका कारण था कि अहोम प्रदेश, ध्यान रखना अहोम प्रदेश की अगर बात है तो अहोम प्रदेश असम में था। तो उसमें क्या है कि अंग्रेज़ों ने उस राज्य को अपने अधीन कर लिया, तो उसके विरोध में अहोम विद्रोह हो गया। और पहले शांतिपूर्ण कंपनी के शांतिपूर्ण नीति इसके बाद कंपनी को इस विद्रोह के बाद एक शांतिपूर्ण नीति अपनानी पड़ी और उसके बाद ये क्षेत्र वापस असम के शासक को देना पड़ा। इसके बाद मैसूर विद्रोह की बात करें तो अंग्रेज़ों ने मैसूर पर ज़बरदस्त सहायक संधि थोपने के बाद वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया, और बढ़ी हुई टैक्स की दर के विरोध में यहाँ पर मैसूर में विद्रोह हुआ। इसके बाद फरेजी विद्रोह, ये 1200 विद्रोह, इसका नेतृत्व टीटू मीर ने किया। ये भी वही आर्थिक कारणों से प्रभावित था। आर्थिक कारण क्या है कि टैक्स है वो ज़्यादा कर देंगे और इस टाइम अकाल पड़ जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, विद्रोह है वो मतलब किसान कर नहीं चुका पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, उसके विरुद्ध में विद्रोह ही करेंगे। क्योंकि विद्रोह इसलिए करेंगे कि जब अकाल आया तो उनको टैक्स कम करना चाहिए, लेकिन उनकी टैक्स वसूलने के तरीके भी बड़े जटिल थे। इसके बाद फरेजी आंदोलन है, ये भी बंगाल में हुआ और दादू मीर के नेतृत्व में हुआ।
और इसने जमींदारों की ज़बरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया। और यहाँ ये आंदोलन है वो जमींदारों के साथ साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध में था। और उसमें दादू मीर जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, उनका मानना था कि ये समस्त भूमि ऊपर वाले अल्लाह मालिक की है, इसलिए इस पर जो अधिकार है वो सबका होना चाहिए। और इसी आधार पर उन्होंने बोला कि किसानों का इस पर अधिकार होना चाहिए, और अगर किसानों से जो ज़मीन है वो छीनी गई है उसका इसने विरोध किया। इसके बाद पालीगार विद्रोह 1799 से लेकर 1801 में हुआ। ये पालीगार विजयनगर साम्राज्य में थे, ध्यान रखना, और जंगलों को काट कर इन्हें स्वतंत्र राज्य काम कर लिया। लेकिन और ये हथियारबंद दस्ते में रहते थे और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। पहले क्या था कि पहले विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए थे, जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होगा तो उन्होंने अपना छोटा मोटा राज्य है वो स्थापित किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उस पर हस्तक्षेप किया तो ये उनके अंग्रेजों के विरुद्ध में फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया। पायक विद्रोह, पाये का विद्रोह आपको पता है ये बहुत फेमस विद्रोह था। पाये का अगर मैं बताऊंगा इसको, मैं आगे और बताऊंगा इस पाये का विद्रोह को, जो फेमस विद्रोह है उनको एक बार और लेके आऊँगा। आप इसका टाइमिंग ध्यान रखना, 1817 से 1825 के बीच में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ये रामोशी विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था, यानी पश्चिमी घाट में 1822 में हुआ था। और ये रामोशी क्या है, ये पश्चिमी घाट की एक आदिवासी या आदिम जनजाति है और इसने इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध किया। इसके बाद विद्रोह बहुत फेमस आता है जनजातियों के अंतर्गत, किसान के साथ साथ जनजाति विद्रोह भी हुए। इसमें मुंडा विद्रोह बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, जो छोटा नागपुर क्षेत्र है आज का, उसमें हुआ था 1895 से लेकर के 1901 के बीच में। आपको पता है इसका कारण था, एक तो इनकी जो खूट कट्टी पद्धति थी। खूट कट्टी की पद्धति में क्या है, सामूहिक खेती करते थे, कलेक्टिव खेती होती थी। लेकिन जब यहाँ पर जमींदार आए, महाजन आए और ठेकेदार आए, इन्होंने क्या किया कि यहाँ की ज़मीनें यहाँ के लोगों को मतलब शराब पिला करके या कुछ लोगों को ऋण दे करके ऋण की राशि को मैनिपुलेट किया और उसके बाद उनकी ज़मीन पर अपना अधिकार कर दिया। तो इससे क्या है कि ज़मीन का निजीकरण होने लगा। ठीक है। दूसरी बात, इसके अलावा यह आंदोलन आपको पता है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से भी ले गया, क्योंकि यहाँ पर ईसाई धर्म आए, ईसाई मसलजे आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को कन्वर्टिंग करवाया, तो उसके विरोध में भी आंदोलन हो गया। बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और अपने समर्थकों को सिंह बोगा की पूजा करने की सलाह दी। बिरसा ने यह आंदोलन मुख्य रूप से, जो आपको पता है जो भाई लोग आते थे उनको देखू बोलते थे। दो शब्द आपको इसमें पता होना चाहिए याद, एक तो खूट कट्टी प्रथा और एक देखू। इनका मतलब जो बाहर के लोग आते थे जनजाति क्षेत्रों में, चाहे वो ठेकेदार हो, महाजन हो या ईसाई हो, इन सभी को क्या किया, इन्हें देखू माना और इन्हीं के विरोध में इन्होंने क्या यह आंदोलन कर दिया। बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करना चाहते थे और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी विद्रोह को उल्गन विद्रोह कहते हैं। और ये उल्गन विद्रोह ही 2020 में यूपीएससी प्री में सवाल भी था। ये कौन सा विद्रोह है? उल्गुलन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उल्गुलन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये विद्रोह था, ये मुंडा विद्रोह था। इसका एक नाम और है सरदारी लड़ाई, तो इसको भी ध्यान रखना, सरदार लड़ाई के नाम से जानता है। और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, बिरसा मुंडा को। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद कोल विद्रोह की मैं बात करूँ तो ये झारखंड राज्य में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यहाँ क्या कारण था कि आपको पता है कि यहाँ जनजाति है वो चावल से शराब बनाती थी और उस शराब पर अंग्रेजों ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया इसलिए। और साथ ही यहाँ के किसानों की ज़मीन छीन करके कंपनी ने यहाँ के जो जमींदार, मुस्लिम जमींदार और सिख लोग थे उनको दे दी। तो उनके विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था, कोल आंदोलन 1831-32 में। इसके अलावा खांसी विद्रोह की मैं बात करूं तो ये गारो खांसी जयंती है मेघालय में, उसमें हुआ था। विद्रोह का कारण वही था कि आपको पता है कि ये गारो खांसी क्षेत्र में ब्रिटेन ने वहाँ पर सड़क निर्माण करने की योजना चला रही थी, तो इनके जंगल वाले क्षेत्रों में उसमें हस्तक्षेप किया, तो उसके विरुद्ध में उन्होंने आंदोलन कर दिया, जिसमें तीरथ सिंह बारसाने ये प्रमुख नेतृत्व करता थे। खांसी विद्रोह 1828 से 1833 के बीच में हुआ। एक विद्रोह खोंड विद्रोह की मैं बात करूँ तो ये उड़ीसा में हुआ। इसका कारण क्या था कि एक तो कारण वही रहा, जितने भी जनजाति विद्रोह उनका एक तो कारण होगा भारी लोगों का आना, दूसरा इनके जनजातियों की जो अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार उनको छीन लेना, तीसरा इनकी पारंपरिक जो इनकी परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं, उनमें हस्तक्षेप करना। तो इसी प्रकार खोंड जो जनजाति है उसकी एक प्रथा थी मौर्य प्रथा। मौर्य प्रथा पे क्या है, नदवाली देते थे इनके किसी विशेष अवसर पर, तो इसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। तो उसके विरोध में इनको लगा कि ब्रिटिश कंपनी है या ईसाई है, ये इनके सांस्कृतिक मूल्यों को, सांस्कृतिक जो
रीति रिवाज परंपराएं उनको दबा करके उन पर हस्तक्षेप करना, मतलब एक तरह से उनको नष्ट करना चाहते हैं, तो उसके विरोध में इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके बाद आता है प्रमुख किसान आंदोलन। इनसे भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में। एक नील आंदोलन है, इसकी अवधि है आपको पता है 1859 से लेकर के 60 के बीच में, और ये बंगाल में हुआ। इस आंदोलन की पूरी कहानी क्या है कि बंगाल में जो काश्तकार थे वो चावल और अन्य फसलों की आराम से खेती करते थे, और उसके बदले में जो बोरा जैसा बनता था उसको दे देते थे। लेकिन जो नील बागानों की जो मालिक आए, उन्होंने भारत में नील बागानों में निवेश किया और भारत के इन किसानों से ज़बरदस्ती एक एग्रीमेंट करवा लिया, जिसे बोलता है ददनी प्रथा। यानी कि नील उत्पादक है वो किसानों से छोटी मोटी अग्रिम एडवांस में रुपया दे करके उनसे ज़बरदस्ती एक अनुबंध करवा लिया, और उस अनुबंध में ये लिखवा लिया कि आपको इतने दिनों तक, इतने साल तक नील की खेती करनी होगी, उसके बदले में आपको इतना मिलेगा। तो इसके विरोध में ज़बरदस्ती करवाया था, किसानों को बाध्य किया गया था, तो इसके विरोध में ये विद्रोह हुआ। विद्रोह में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास यानी विश्वास बंधुओं ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया, और यह आंदोलन है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरुआत हुआ, बाद में फैल गया, और यह आंदोलन सफल भी रहा। इस आंदोलन की सफलता का एक कारण क्या था कि इसके जो किसान थे वो बहुत ही ज़्यादा एकजुट थे, अनुशासित थे, संगठित थे, और आंदोलन में सबसे बड़ी बात सफलता का कारण था कि इसमें बुद्धिजीवी भी हैं, उनका समर्थक मिल गया, जिसमें आपको ध्यान रखना है हरीशचंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट नाम की जो उसकी एक तरह से वो थी, एक तरह से न्यूज़पेपर था इनका, मतलब इनकी जो प्रकाशिका थी, इसके माध्यम से इसने इस आंदोलन को और आगे मजबूत बनाया। और इसके अलावा दीनबंधु मित्र की नील दर्पण है, इसने भी इस नील दर्पण के माध्यम से किसानों को क्या कर दिया, उन पर होने वाले जो अत्याचार हैं उन अत्याचारों को दिखाया। अब आपको पता है जब खबर न्यूज़ एक तरह से सोशल मीडिया के रूप में उन्होंने काम किया उस टाइम के लिए, और आंदोलन में ईसाई मिशनरियों का भी समर्थन इन आंदोलन को मिल गया था बाद में। तो इसके बाद नील आंदोलन सफल रहा। इसके बाद ब्रिटेन सरकार को 1860 में एक नील आंदोलन की समस्या का समाधान करने के लिए सीटोन कार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी करना पड़ा, और इसके बाद इस आयोग ने रिपोर्ट दी कि हाँ किसानों का शोषण हुआ है। और इसके बाद 1860 में कंपनी ने एक, मतलब जो सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया ब्रिटिश सरकार ने, और बोला कि ज़बरदस्ती नील की खेती नहीं कराई जाएगी। तो इस प्रकार इस आंदोलन भी रहा था। तो दिगंबर विश्वास जो दोनों भाई थे उनके नेतृत्व में, मतलब विश्वास बंधुओं के नेतृत्व में इसको हुआ था, और इसमें दो ध्यान रखना, हरिश्चंद्र मुखर्जी की हिंदू पैट्रियट और दीनबंधु मित्र की नील दर्पण, इनको जरूर ध्यान रखना। इसके बाद आता है पावना विद्रोह, ये 1873 से 76 के बीच मुख्य रूप से बंगाल में हुआ। इसमें वही था कि जमींदारों द्वारा जो लगान की दरें वो बहुत ज़्यादा कर दी, और इसका नेतृत्व केशव चंद्र राय और ईशान चंद्र राय है, इनके द्वारा किया गया था। और इसको समर्थन मिला था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त जैसे जो बुद्धिजीवी हैं उनका। और इस आंदोलन ने केवल जमींदारों के खिलाफ था, ये आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था, पावना आंदोलन। और इन्होंने बोला कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश शासन में तो अपना विश्वास भी रखते थे। दक्कन के उपद्रव की मैं बात करूँ तो दक्कन उपद्रव है ये महाराष्ट्र में हुआ। इसके रीजन कई थे। दक्कन उपद्रव का एक रीजन था रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की तो रैयत में डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था किसानों से। अब फिक्स टैक्स था। अब मान लें किसी साल अकाल पड़ गया, अकाल हो गया तो किसानों की उपज हुई नहीं। अब किसानों की उपज नहीं हुई तो टैक्स तो चुकाना है, तो किसान गए किसके पास, साहूकार के पास। अब किसान जैसे ही साहूकार के पास गए, साहूकारों ने आपको पता है ब्याज तो ऋण तो दे दिया, लेकिन उसमें ब्याज की राशि है उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, और इससे किसान इसमें नहीं चुका पाए। तो साहूकारों ने उनकी ज़मीनें वो जब्त कर ली, और फिर इनके विरोध में आंदोलन कर दिया। हालांकि ये दक्कन विद्रोह में किसान हैं वो पहले कानूनी रूप से लड़े, लेकिन न्यायपालिका में चूंकि आपको पता है कि वो जमींदार है साहूकारों के पक्ष में निर्णय दिया, और इसके बाद में गुस्से में आकर के फिर उन्होंने दक्कन उपद्रव किया। इसलिए इन आंदोलन का जो फोकस था वो साहूकार और जमींदारों के विरुद्ध में था, और ये अहिंसक था, लेकिन बाद में हिंसक हो गया। और इसके बाद कंपनी को मजबूर होकर के, मतलब सरकार, ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879 है उसको पारित करना पड़ा, और इस एक्ट के अंतर्गत किसानों को साहूकारों से सुरक्षा दी गई। तो ये बहुत सक्सेसफुल रहे कुछ एक्ट, ऐसा नहीं, कुछ आंदोलन सक्सेसफुल भी रहे। इसके बाद आपको पता है मोपला जो विद्रोह आता है 1921 में हुआ, मालाबार तट केरल के पास हुआ था। मोपला मालाबार तट में रहने वाले गरीब किसान थे, और ये सामान्यतः सब मुसलमान थे, और यहाँ पर जो जमींदार थे वो हिंदू थे। इसलिए ये आंदोलन जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले चुका था, यानी किसान हैं वो जब मुसलमान थे, और जो हिंदू थे वो जमींदार थे, और इसीलिए ये आंदोलन है वो जल्दी ही
किसका रूप ले गया, सांप्रदायिक का रूप ले गया। इसमें ध्यान रखना नम्बूदरी शब्द बहुत आएगा। नम्बूदरी शब्द का मुख्य उद्देश्य था कि जो उच्च वर्ण के जो हिंदू संपन्न जमींदार थे जिन्हें प्रशासन का संरक्षण प्राप्त था, मतलब वेटरन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त था, तो वो मालाबार क्षेत्र में उन्हें नंदुवरी कहते थे। तो नंदुवरी कौन थे? नंदुवरी कुछ नहीं, हिंदू संपन्न जमींदार थे। कारण तो मैंने बता दिया कि नंदुवरियों के द्वारा इन गरीब मोपलाओं का अत्याचार किया गया था और अंग्रेज सरकार की खिलाफत नीतियों के विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन किया। शुरू में इसको महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली का समर्थन मिला, लेकिन जैसे ही हिंसक हुआ गांधी जी ने इसका साथ तो छोड़ दिया, साथ में सांप्रदायिक रूप भी ले गया। ठीक है ना। इसके बाद आता एका आंदोलन। एका आंदोलन आपको पता है यूपी में हुआ और कारण तो ये था कि लगान बहुत ज़्यादा थे, गैर कानूनी रूप से खेत को छीना जा रहा था। तो इसको यूपी पीसीएस की दृष्टि देख लेना, इसमें कौन कौन से शासक थे। तो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबांकी और सीतापुर, ये तो जगह थी जहाँ पर ये आंदोलन है इसने अपनी जगह बनाई। और इसमें जो नेतृत्व करता थे उसमें थे मदारी पासी और सहरेन। ये लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और ये 1921-22 में हुआ था अवध में। इसके बाद अगर संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन की बात करूं तो 1920-22 में संयुक्त प्रांत में हुआ। कारण अगर आप इसको देखोगे तो कारण था आगरा और अवध में जमींदारों एवं सरकारों द्वारा किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। कैसे कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलें तो नष्ट हो गई और फसलें नष्ट होने के साथ ही उन्होंने टैक्सेशन और बढ़ा दिया और इससे किसानों ने गुस्सा होकर के इनके विरुद्ध में ये आंदोलन कर दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसकी स्थापना 1818 में हुई थी और इन्होंने क्या किया, अवध में किसानों को संगठित करने के लिए, ध्यान रखना किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो गौरी शंकर मिश्र ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, इंद्र नारायण द्विवेदी ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और मदन मोहन मालवीय ये उत्तर प्रदेश जो किसान सभा है उसकी स्थापना में ये जुड़े हुए थे। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की अगर मैं बात करूं तो उसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना अवध में की गई थी। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई थी। ये कुछ संस्थाएं भी आ गई, इनका भी ध्यान रखना। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई। बाबा रामचंद्र ने की थी जो महाराष्ट्र में थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन मतलब यूपी में चलाया था। इसमें यह था कि जिनको किसानों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है या जिन पे बेकारी कराई जा रही है उनके विरुद्ध में मतलब उनको रोकने के लिए काम करती थी। ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि नियमों का पालन नहीं करें किसान, अगर कोई नियमों का पालन नहीं करने वाले किसानों को सामाजिक बहिष्कार करने तथा विवादों को, इसमें क्या काम था देखो इनके कुछ नियम थे कि टैक्सेशन नहीं देंगे, ज़मीन से बेदखल नहीं होंगे, बेगार नहीं होंगे। और अगर कोई किसान डर में मान लें इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता और अंग्रेज़ों का समर्थन कर देता तो उसको इस सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देते। साथ ही अवध किसान सभा ने कहा कि तुम अपने विवादों को वहाँ न्यायालय में जाने से अच्छा है कि पंचायत में सुलझाओ। क्यों न्यायालय में जाकर? क्योंकि न्यायालय में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए। और यही जो बाद में यही कन्वर्ट हुआ आंदोलन में, इसने यही था कि यह अहिंसक था। इसमें वही बात है जो मैंने बोली थी कि शांतिपूर्ण बैठक करो, सामाजिक बहिष्कार करो, बेदखल ज़मीन है उसको जोतो मत, आपसी विवादों को सुलझाओ, है ना। तो इसलिए ये आंदोलन बहुत ही रहा, ये किसान सभा, अवध किसान सभा बहुत महत्व रही। इसके बाद आता है बारदौली सत्याग्रह, है ना। तो बारदौली सत्याग्रह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ को पता है कि इसमें 1926 में जो सरकार है उसने बारदौली क्षेत्र में, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बारदौली क्षेत्र में जो टैक्सेशन है उसको बढ़ा करके 30% कर दिया था। जबकि यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा है इसलिए मतलब जो प्रोडक्शन बिल्कुल कम हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई दूसरी ओर क्या हुआ कि प्रोडक्शन कम हुआ, साथ में कपास है उसके मूल्यों में भी गिरावट आई जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इससे किसान हैं वो गुस्से में हो गए कि एक और तो उनको प्राइस नहीं मिल रही और दूसरी बार टैक्सेशन ज़्यादा लिया है। तो इससे बाध्य होकर के जो मुख्य रूप से जब, क्योंकि इसमें वो कह रहा था ये हो रहा था कि जब इन्होंने क्या हुआ, कपास बोते थे यहाँ पर मुख्य रूप से, अब कपास है उसकी प्राइस बहुत कम हो गई थी और टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया, टैक्स की रेट 30% तक कर दी थी। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या था कि ये किसान मजबूर हो गए क्योंकि ये चुका नहीं पा रहे थे। तो फिर इन्होंने महाजनों साहूकार से ऋण लिया होगा और मजबूरी में उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। तो इसलिए इसके विरुद्ध में आंदोलन हुआ। इसका नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि पूरे आंदोलन क्षेत्र को 13 शिविरों में बांट दिया
और हर शिविर में एक एक नेता है, अनुभवी नेता है, उसको लगा दिया और उस अनुभवी नेता को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी किस तरीके से इस आंदोलन को स्टार्ट करना है। इसके अलावा इसमें एक प्रकाशन विभाग है, उसकी भी स्थापना की, जिसने सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया। और चोरी से राजस्व चुका, इसमें यह था कि देखो तुम राजस्व नहीं चुकाओगे, सरकार की प्रतिक्रिया है, मतलब सरकार है उसके विरुद्ध में कार्रवाई करोगे। इन दो चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए इन्होंने खुफिया तंत्र बनाया। एक खुफिया तंत्र का दो काम थे, एक तो सरकार की प्रतिक्रिया को देखा कि सरकार हमारे विरुद्ध में क्या करे, और दूसरा हमारी बात न मान करके सरकार का पक्ष कौन कौन से लोग ले रहे हैं उनको। अगर कोई पता लग जाता कि ये व्यक्ति या किसान सरकार का पक्ष ले रहा है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर देते थे, है ना। और इसमें बौद्धिक चीज़ों का समर्थन तो मिला ही था, आपको पता है। तो ये आंदोलन है वो काफ़ी हो रहा। इसके अलावा जन समर्थन अगर देखें तो इस आंदोलन में महिला और पुरुष दोनों को ने भागीदारी निभाई। इस आंदोलन रियल हड़तालें तक भी हुई। जांच कमेटी बैठी बाद में, और जांच कमेटी जो ब्लीमफील्ड और मैक्स बेल समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखना। ये और आते कभी कभी मैक्स बेल समिति का गठन किससे संबंध है, तो मैक्स बेल समिति है वो किसान आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्स बेल समिति का गठन किया और इसने अपनी रिपोर्ट में बोला कि 30% जो राजस्व की वृद्धि है वो अनुचित है, और उसको घटा करके इसने 6% कर दिया। इसका मतलब बारदौली आंदोलन भी सफल रहा। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, शारदा बहन, मीठू बहन, शारदा मेहता, ये प्रमुख महिला थी जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। और इसी आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर कुछ किसान संगठनों को देखें तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1927 में हुई, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और आंध्र प्रांतीय जो किसान सभा है इसकी स्थापना 1928 में NG रंगा ने की। फिर इन दोनों ने मिलकर के ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की, जिसका अध्यक्ष है अगर देखें तो इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव है वो NG रंगा थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी भी अखिल भारतीय किसान सभा से शामिल हुए और 1 सितंबर 1936 को इन्होंने किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया। और यही है पहला भारतीय किसान स्कूल खोला इन्होंने गुंटूर जिले में 1938 में, इसी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रयास से। तो ये किसान आंदोलन है। इसके बाद आते हैं निम्न जाति आंदोलन। अगर मैं निम्न जाति आंदोलन की मैं बात करूं तो निम्न जाति आंदोलन में एक है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज है वो निम्न जाति सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको स्थापना सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में बम्बई में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो ब्राह्मणवादी जो आडंबर हैं और उनके लिए जो विशेष अधिकार हैं उनसे निम्न जातियों को बचाना और निम्न जातियों को उनके अधिकार दिलाना। सामाजिक सेवा, स्त्री और निम्न जातियों के अधिकारों की इन्होंने बात की और संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। यानी कि संस्कृत सर्वोच्च नहीं है, वो संस्कृत है वो सभी के लिए है और संस्कृत में मतलब और साथ ही लोगों को विभिन्न प्रकार से इन्होंने शिक्षा देने की शिक्षा दी, शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। संस्कृत हिंदुत्व का मतलब वही ब्राह्मणवादी जो कट्टरता थी या कठोरता थी उसको लेकर के। इसके अलावा इसमें जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए कौन कौन थे। तो केशव राय जेठे और दिनकर राय ने पूना में भी इस समाज का नेतृत्व किया और इन्होंने अंग्रेजी राज और कांग्रेस दोनों के विरुद्ध हुआ। इसी कारण से ये समाज, क्योंकि रीजन क्या है कि अंग्रेजी समाज है वो भी निम्न जातियों के लिए उस टाइम अंग्रेजी जो शासन है वो भी ज़्यादा काम कर रहा नहीं रहा था और कांग्रेस ने तो समर्थन किया नहीं था शुरू में निम्न जातियों के उद्धार के लिए, तो ये थोड़े से उनके विरोधी हो गए थे। ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी, बहुत फेमस पुस्तक है यानी गुलामगिरी, और एक है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है, ये भी बहुत फेमस है। और ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण के प्रतीक राम के विरोध में राजा बलि को अपना आंदोलन का प्रतीक बनाया। राजा बलि है उसको आंदोलन का प्रतीक बनाया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर आपको पता है दलितों की सुधार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी कुछ संस्थाएं ये सवाल पूछ लेते हैं इनको कि कौन कौन से संगठन का इन्होंने कब कब किया। तो 1920 में सबसे पहले इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की 1920 में। इसके अलावा 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ है इसकी स्थापना की। और अंबेडकर आपको पता है निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की बात करते थे। और हालांकि 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत जो हुआ था उसमें ब्रिटेन के लोगों ने मतलब ब्रिटिश सरकार है उसने भारतीयों के लिए मतलब दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की बात की, लेकिन गांधी जी के विरोध के बाद उसको क्या करना पड़ा,
गांधी जी के विरोध के बाद उसको रोकना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के हिंदुओं को सामाजिक सुधार की बात की, मजदूरों के हितों की रक्षा की, कांग्रेस और ब्रिटिश शासन कांग्रेस का विरोध किया। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पक्षपाती थे, लेकिन हाँ ब्रिटिश साम्राज्य के थोड़े से समर्थक इसलिए थे क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिश शासक ही है जो दलितों को इस पिछले 2000 जो साल है इनकी जो गुलामी है उससे मुक्त करवा सकता है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर का जो दलितों की गुलामी है उससे दूर करवा सकता है। इसलिए ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के थोड़ा सा समर्थन करते थे। इसके बाद अरब्बीपुरम आंदोलन की मैं बात करूं, ये भी केरल में हुआ था और नारायण गुरु के द्वारा आंदोलन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि निम्न जाति कि जो दलित हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उनको धार्मिक छूट दी जाए। धार्मिक छूट का मतलब है उनको मंदिरों में प्रवेश की छूट दी जाए, ठीक है। और नारायण गुरु का जो एक नारा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। इसी को दूसरी चीज़ तरह से बोला इन्हीं के शिष्य ने, अयप्पन राजराजन ने बोला कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न ही कोई ईश्वर है, अर्थात सभी समान है। बात इसकी है, लेकिन उसको दूसरे रूप में इन्होंने बोला। इसके बाद जस्टिस आंदोलन आता है, वो भी 1916 और 17 में होता है। जस्टिस आंदोलन मद्रास में था और इसके जो नेता है CN मुदलियार, TM नायर ये थे। और इस आंदोलन में धनवान जमींदार और व्यापारी लोग शामिल हो गए और इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसका विरोध किया, क्योंकि गैर ब्राह्मणों की तुलना में ब्राह्मणों को सरकारी नौकरियों में ज़्यादा भागीदारी थी, उनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व था, तो इसलिए जस्टिस आंदोलन आया। फिर आता है आत्मसम्मान आंदोलन है, ये तमिलनाडु में हुआ, 1926 में शुरू किया गया था। और EV रामास्वामी नायकर यानी पेरियार या ऐसे ही EV रामास्वामी नायकर बोलते थे, इसने किया। इसका मध्य उद्देश्य था कि निम्न जाति के लोगों को अधिकार मिले, वो बिना ब्राह्मणों की सहायता से विवाह करें, मंदिरों में जाएं, है ना। मनुस्मृति के खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, आचरण किया, क्योंकि मनुस्मृति कट्टर जाति प्रथा का समर्थन करती है इसलिए, और उसमें दलितों को बहुत निम्न स्थान दिया गया है। और इसका उद्देश्य निम्न जाति के समाज में उचित सम्मान दिलाना, यानी कि जो दलित है या निम्न जाति के लोग हैं उनको सम्मान दिलाना जाए। उसी नाम पर यह नाम पड़ा आत्मसम्मान आंदोलन, जो तमिलनाडु में EV रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। वायाकोम सत्याग्रह ये भी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था, त्रावणकोर में किया गया था। और इसका भी उद्देश्य वही था कि जो हरिजन है उनको मंदिर में प्रवेश न करने की वजह के विरुद्ध में, ये क्यों नहीं करने दिया जा रहा, उसके विरुद्ध में आंदोलन चला। इसके बाद आता है गुरु बायार सत्याग्रह, 1931 में हुआ। ये भी आपको पता है हरिजनों और निम्न जातियों के उद्धार के लिए था। के कलप्पन थे, उन्होंने आवरण अनशन किया। बाद में गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया कि वो भी इनके विरोध में, मतलब जो दलितों के लिए, निम्न जातियों के लिए काम करेंगे। और इसके बाद गांधी जी खुद दलित उद्धार के रूप में भूमिका निभाना चालू कर दिया। और ये इसी आंदोलन से जुड़े हुए आपको पता है A.K. गोपालन, ये आपने सुना होगा, पॉलिटी में केस भी आया A.K. गोपालन, वो A.K. गोपालन यही थे। और B. सुब्रमण्यम और K. पिल्लाई, ये इस आंदोलन से जुड़े हुए थे गुरु बायार सत्याग्रह से। इसके बाद तो आपको पता है ज़्यादा, अगर और फैक्ट देखें PCS की दृष्टि से, तो मजदूरों की पहली हड़ताल 1877 में नागपुर एक्सप्रेस मिल में हुई। भारत में प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना M. लोखंडी के द्वारा की गई थी। इसके बाद मद्रास श्रमिक संघ है, इसकी स्थापना BP वाडिया के द्वारा 1918 में की गई। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना आपको पता है गांधी जी के ट्रस्टी सिद्धांतों पर गांधी जी ने की 1918 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। N.S. जोशी थे इसके स्थापक, अध्यक्ष लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष है वो जोसेफ थे इसके, और महामंत्री है और दीवान चमनलाल थे। और N.M. जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाने पर इसको जोर दिया गया था। इसके अलावा एक जो संगठन है और है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है PCS के लिए, इनको जरूर देख लेना। और UPSC में वो आते हैं, बहुत ज़्यादा UPSC में संस्थाओं के सवाल आते हैं, पिछले सालों से आ रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं इसको। तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन से जुड़े हुए नेता कौन कौन से याद होना चाहिए, तो N.M. जोशी और B.B. गिरी थे। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनिट के इसका विभाजित होकर के अस्तित्व आई। और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी उसी से विभाजित होकर आई, ठीक है ना। और इसके देश पांडे के नेतृत्व में इसका गठन किया। और इसके अलावा आता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। वल्लभ भाई पटेल, B.B. गिरी और प्रथम अध्यक्ष पटेल थे इसके। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लेना।
तो ये विभिन्न प्रकार की संस्थान हैं जो हमने इसके अंतर्गत की। अब आधुनिक भारत के अंतर्गत थोड़ा सा और आगे आएंगे हम, तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं, शॉर्टकट में लेके आ रहे हैं उसको। जो चीज़ उसमें बताने योग्य नहीं होगी उनको हम आपको मना कर देंगे कि ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। तो अभी इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।